गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो एक तो मेंस के लिए आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे होंगे। एथिक्स का होमवर्क मैं कल दूंगा। आज हम करंट अफेयर्स करते हैं। करंट अफेयर्स की कुछ चीज़ें होमवर्क के तौर पे करते जाइएगा तो बनता जाएगा। सेडिशन के ऊपर फिर से चर्चा हुई है और उसका कारण है कि लॉ कमीशन ने बीच में ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 15 अगस्त 23 तक आप तय कर लीजिए। सरकार को एक तरह से अल्टीमेटम दिया था कि सेडिशन पे आपके क्या विचार हैं, हम तो इसको ख़त्म करने जा रहे हैं। तो वो तो उसको स्ट्राइक डाउन यानी कि एक तरह से पूरा रिपील ही कर रहे थे, लेकिन सरकार ने कहा नहीं, हम विचार कर लेते हैं, बताते हैं आपको। तो उन्होंने 15 अगस्त 2023 का टाइम दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। इस बीच में हमारा जो लॉ कमीशन है, नए चेयरमैन हैं और उनके स्टेटमेंट हैं कि अभी सेडिशन को रोका जाए। सेडिशन हमारे आईपीसी का वो हिस्सा है जो अंग्रेज़ों ने राष्ट्रभक्त हिंदुस्तानी जो उस समय में आवाज़ उठाते थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, उनको दबाने के लिए। उसके तहत जो है तिलक महाराज भी जेल गए और गांधी जी भी। और गांधी जी तो बहुत कुछ बोलते थे कि अगर आपको लगता है कि ये अगर हिंदुस्तान की या ये सत्ता की खिलाफ है और इस वजह से आप मुझे कर रहे हैं, तो मुझे गर्व होता है कि मैं सत्ता के खिलाफ जाकर के जेल जा रहा हूँ। तो मेरे लिए ये गौरव का विषय है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसे अगर कोई कह देता है कि किसी हिस्से को अलग कर देंगे या किसी राज्य को अलग कर देंगे, बोले किसी के कहने से कोई राज्य अलग नहीं हो जाता। कहने मात्र से, भारत इतना बड़ा देश है, भारत में इतने सारे राज्य हैं, इतने तरह के लोग हैं, अगर कोई कुछ कमेंट करता है तो उससे भारत देश को कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल पॉलिटिकल पार्टी को फर्क पड़ सकता है, उसका एजेंडा जो है वो हिल सकता है, लेकिन राष्ट्र को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो और इसकी अब ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अंग्रेज लोग लेके आए थे भारतीयों को दबाने के लिए। तो अपने देश के लोग तो स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए कुछ भी बोल ही सकते हैं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच अगेन। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच कैसी होनी चाहिए? अगर कोई जहरीला भाषण भी दे रहा है, कोई नफरत फैलाने वाला भाषण भी दे रहा है, तो आखिर नफरत कैसे फैल जाएगी, कितनी फैल जाएगी? क्योंकि लोगों के खुद की भी तो समझ है। अगर कोई किसी को मारने के लिए चला जाएगा तो फिर जेल जाना होगा, तो उसके भी बच्चे हैं, उसका परिवार है, तो ऐसे तो कोई किसी के कहने से किसी को मारेगा नहीं। तो फिर मतलब इस तरह से हमने भी कभी नहीं सोचा ना इस तरह, क्योंकि जब हम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन पढ़ते हैं 19 में, तब तो हम यही कहते हैं कि ये रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, स्वतंत्रता। फिर स्वतंत्रता किस बात की अगर रेस्ट्रिक्शन है तो? जब कई बार कई तरह की रेस्ट्रिक्शन लग जाते हैं ना, तो उस घटना का या उस इवेंट का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। ठीक है ना? अगर आपको पिकनिक पे ले जाया जाए और कहे कि साथ में आप वहाँ गाना भी नहीं गाएंगे, खाना भी नहीं खाएंगे, ठीक है, और किसी से साथ में किसी से जिसके साथ जा रहे हैं उनसे बात भी नहीं करेंगे, तो ढेर सारे रेस्ट्रिक्शन लगा, फिर पिकनिक ले जाए क्यों रहे हो भाई? ठीक है ना? तो बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस, स्वतंत्रता का मतलब ही होता है रेस्ट्रिक्शंस का नहीं होना। तो फिर क्या इतना अधिकार दे दिया जाए? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लेकर के तमाम जो चीज़ें हुई 1789 से बाद से राइट्स की बात हो रही थी। गांधी जी आए थे तो उन्होंने ड्यूटीज़ की बात की थी, और मोदी जी अभी कर्तव्य पथ की बात करते हैं। तो थोड़ा सा माहौल ये है कि ड्यूटीज़, तो यही ड्यूटी इंदिरा गांधी 25 जून 1975 को याद दिला रही थी
वो भी इमरजेंसी लगाती थी, तब वो बोलती थी अनुशासन पर्व, डिसिप्लिन फेस्टिवल कहा था उन्होंने। किसको? इमरजेंसी को। जबकि बीजेपी उस समय तो नहीं थी, लेकिन जनसंघ ने और जो अभी आरएसएस है उनने सबने विरोध किया था, और वो सब लोग जेल में थे, क्योंकि इंदिरा गांधी को खिलाफत बिल्कुल पसंद नहीं थी। अगर कोई नारा लगा रहा है इंदिरा गांधी हाय हाय तो जेल में, तो वो सब जेल में रहे। उसी के खिलाफ बीजेपी का निर्माण हुआ। एक तरह से बीजेपी पार्टी का जन्म होना और उसका विकास होना और उसका इस रूप में पैदा होना, ये सेडिशन के अगेंस्ट ही है। तो इस पार्टी को तो सेडिशन खत्म करना चाहिए, क्योंकि आप तो उसी कानून से परेशान होकर के तो आपका निर्माण हुआ है, पार्टी का निर्माण हुआ है। लेकिन जो भी सत्ता में होता है उसको सेडिशन लॉ बहुत पसंद आता है, क्योंकि सत्ता के विरोधियों को सबक सिखाने के लिए शुरू में तो आजीवन कारावास वाला था, लेकिन धीरे धीरे 7 साल की सजा उसमें होती है। तो बहुत सारे अमेंडमेंट है, तो आप थोड़ा सा है ना सेडिशन लॉ पे क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, 2018 में क्या हुआ है, 16 में क्या हुआ है, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन से कमेंट किए हैं, अभी सरकार लॉ कमीशन क्या रिकमेंड कर रहा है। अब लॉ कमीशन रिकमेंड कर रहा है कि नहीं इसे बनाए रखो, ये ज़रूरी है, ये काम की चीज़ है। तो सुप्रीम कोर्ट उसको ख़त्म करने पे आमादा है, लॉ कमीशन उसे बनाए रखना चाहता है। मानसून सत्र में क्या होगा, आपकी भी निगाह होनी चाहिए, इस पे चर्चा होगी, ये सब चीज़ें होंगी। अगर सरकार करेगी तो होगी, अदरवाइज़ तो हंगामे में निकल जाएगा, तो फिर अखबारों में पढ़ोगे आप, केवल अखबारों में आएगा और किसी न किसी दिन हो जाएगा कुछ। लेकिन इसका सवाल जो है परीक्षा के लिए पक्का हो गया। जब भी इतनी चर्चा होती है कि सुप्रीम कोर्ट चर्चा करता है, संसद में बहस की स्थिति आ जाती है, लॉ कमीशन रिकमेंड कर देता है, मतलब वो सवाल तो बन गया, परीक्षा का सवाल तो बन गया, प्री में भी, मेंस में भी, इंटरव्यू में भी। तो आपका मुद्दा तो तैयार होना चाहिए, सेडिशन। तो एक होमवर्क इस बार का राजद्रोह, राष्ट्रद्रोह नहीं है, राजद्रोह, उसको राजद्रोह बोलते हैं हिंदी। दूसरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही है अभी कोयले के बारे में, कि कोयला जो है वो कार्बन का सोर्स है, और दुनिया भर में जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका बड़ा कारण कोयला है। तो कोल का उपयोग जो है जब तक कम नहीं होगा तब तक ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज जैसी घटनाओं से निपटना मुश्किल हो जाएगा। तो जलवायु परिवर्तन तेज गति से होगा और उसके नुकसान भी होंगे। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, वर्ल्ड लेवल पे क्या हो रहा है, आइए देखते हैं। तो इसको थोड़ा सा आंसर के रूप में बनाइए कि कोयले की क्या संभावना है ऊर्जा के रूप में, जो दूसरी ऊर्जा है जिसको हम ग्रीन एनर्जी कहते हैं, और ये ट्रांजिशन भी, एनर्जी ट्रांजिशन की बात भी चल रही है। तो कोयले से बाहर आना है, ठीक है। फॉसिल फ्यूल में तीनों आते हैं, पेट्रोल, डीजल, कोयला, सब ये सब फॉसिल फ्यूल है। वो प्लांट फॉसिल है, वो एनिमल फॉसिल है, बाकी फॉसिल फ्यूल। जनरली हम फॉसिल फ्यूल जो है लिक्विड को मानते हैं, लेकिन कोयला भी। तो अभी जो स्टडी है और जो इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने आर्टिकल दिया है कोयले के ऊपर, कोल के ऊपर, उसमें उन्होंने ये बताया कि देखो यूरोप ने तो अपना कमिटमेंट पूरा किया है, इस साल जरूर उसको कोयले का थोड़ा बहुत उपयोग करना पड़ा, क्योंकि यूक्रेन रशिया क्राइसिस में तो जो नेचुरल गैस, LNG, CNG और ये जो चीज़ें हैं उनको कम मिली, तो उनको कोयले का उपयोग करके काम चलाना पड़ा। अदरवाइज़ यूरोप जो है वो कोयले को बिल्कुल नकार चुका है, और 2030 तक तो ज़ीरो के आसपास पहुंचाएगा। अमेरिका की स्थिति भी काफ़ी हद तक उन्होंने फ्रैकिंग टेक्निक से जो है शेल गैस निकाला है, और शेल ऑयल, शेल गैस से उनका काम चलता है, तो उनकी इकोनॉमी में ज़्यादा दिक्कत नहीं है कोयला। लेकिन कोयले का सबसे अच्छा जो भंडार है वो है ऑस्ट्रेलिया, सबसे ज़्यादा अच्छा भंडार, सबसे अच्छी प्रकार का कोयला वो मिलता है ऑस्ट्रेलिया में। वहीं पे अडानी ने वो अपना माइंस, कोल माइंस बनाई है, जो SBI से लोन मिला बड़ा, और उससे जो कोल माइंस खरीदी थी। तो वहीं साइमन गो बैक की तरह अडानी गो बैक के नारे लगे थे, और तमाम ऑस्ट्रेलियन लोगों ने प्रदर्शन किया था कि ऑस्ट्रेलिया को ख़राब मत करो, पर्यावरण ख़राब मत करो, अडानी घर जाओ अपने, यहाँ मत आओ।
लेकिन वो किया उन्होंने। तो अडानी खोद रहे हैं कोयला, ऑस्ट्रेलिया में, भारत भी ला रहे हैं। तो दुनिया में मैगजीन ये बताती है कि चीन और भारत दो ऐसे देश हैं जिन्होंने पिछले 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा कोयला खरीदा है, आयात किया है। क्योंकि हमारे यहाँ जो कोयला है वो घटिया क्वालिटी का है, उतना अच्छा नहीं है। और दूसरा, हमें उसको हम बना के भी रखना चाहते हैं, अभी स्टोर रखना चाहते हैं, ताकि फ्यूचर में हम जब कहीं से हमको कोयला ना मिले तब हम उसका उपयोग कर सकें। तो अभी हम खरीद रहे हैं। और दुनिया में 2 ही देश ऐसे हैं, चाइना और इंडिया, जिन्होंने सबसे ज़्यादा कोयले का उपयोग भी किया है और ख़रीदा भी है, आयात भी किया है। तो फिर हम जो तमाम एनडीसीज़ की और उसकी बात करते हैं और दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग पे प्रवचन देते हैं, तो फिर उसका क्या? तो ये तो हिपोक्रेसी हुई ना, ये क्या तरीका हुआ? अगर आप कोयला खरीद भी रहे हैं और दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग पे प्रवचन भी दे रहे हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा? बट ये है कि हम ऐसी इकोनॉमी है कि दुनिया में जितनी भी इकोनॉमी है उन सब ने कोयले का यूज़ किया है और वो आगे बढ़े हैं, डेवलप हुए हैं। तो बिना कोयले का उपयोग किए तो कोई डेवलप होता नहीं। ये बात भी सही है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं? दुनिया में और भी देश हैं, जैसे इंडोनेशिया, फास्टेस्ट सिंकिंग सिटी जकार्ता, उसने राजधानी शिफ्ट कर दी, जो सबसे जल्दी डूबने वाला है, उसके बावजूद वो कोयले का सबसे ज़्यादा उपयोग कर रहा है। तो भारत ने तो अभी तक उतना उपयोग नहीं किया है, दूसरे देश हैं वो पहले से उपयोग कर चुके हैं, उसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया। यूरोप ने भी किसी ज़माने में कोयले को खूब यूज़ किया है, ठीक है, किसी ज़माने में। अमेरिका सबसे ज़्यादा यूज़ करे, अभी सबसे ज़्यादा चाइना करता है। भारत तो अभी भी पर कैपिटा एमिशन में पीछे है। लेकिन जो सच्चाई है वो अभी आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगा ना, कि जब हम 2030 तक, 2040 तक ज़ीरो एमिशन की तरफ जाना चाहते हैं, तो हम ये कर क्या रहे हैं? और कोल पावर प्लांट नया लग रहा है अभी तो चाइना में, जो अब बनेगा और अब चालू होगा उसमें प्रोडक्शन, तो फिर वो कब तक चलेगा? तो दुनिया का कुछ नहीं होने वाला है इस मामले में, ग्लोबल वार्मिंग में, ठीक है। केवल यूरोप जो है वो डटा हुआ है, कार्बन टैक्स, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके यहाँ जो उन्होंने किया है। और वो बॉर्डर पर ही टैक्स लगा देते हैं कि अगर किसी में भी कोयले का उपयोग हुआ है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, तो उसके ऊपर इतना ज़्यादा पैसा आपको पे करना पड़ेगा। तो उसका प्रोडक्ट फिर बिक नहीं पाएगा, तो कोयले को फिर छोड़ेगा। तो ऑल्टरनेट की तरफ हम क्यों नहीं जा पा रहे हैं, उस गति से क्यों नहीं जा पा रहे? तो ये चीज़ है, ठीक है। तो इसको आप बनाइएगा, कोयले का उपयोग ज़्यादा क्यों। उसके ऊपर इकोनॉमिक्स मैगजीन का आर्टिकल है, उसको सर्च करेंगे तो गूगल पे मिल जाएगा, वहाँ से अपना नोट्स बनाइए, प्रश्न बनाइए, कहीं न कहीं आएगा ये। एनर्जी ट्रांजिशन में थोड़ा सा डिफरेंट, जनरली हम एनर्जी ट्रांजिशन में सोलर पावर, विंड पावर और उसमें चले जाते हैं, बैटरी पे चले जाते हैं, लिथियम आयन बैटरी, और उस पर चले जाते हैं, तो उस पर भी आते हैं, लेकिन ये एक थोड़ा सा नया है। तीसरा, तो 2 हमारा होमवर्क हो गया। तीसरा होमवर्क जो है वो युद्ध के ऊपर है, वॉर सा मतलब ये कि वॉरफेयर, हथियार। एक तो हमको लग रहा था कि कोयला का उपयोग बहुत कम होता जा रहा है और धीरे धीरे कोयला ख़त्म हो जाएगा और ग्रीन एनर्जी आ जाएगी। एक तो वो भ्रम टूट गया। अब लग रहा है कि नहीं, अभी तो और डूबने वाले हैं, हालत ख़राब है, कोयला तो और ज़्यादा यूज़ होना है। एक तो निराशाजनक खबर ये है। दूसरी निराशाजनक खबर ये है कि हथियारों की होड़ बढ़ गई है। 1991 में जब खाड़ी युद्ध हुआ था, गल्फ वॉर, तो सीनियर बुश जो थे, जॉर्ज बुश के फादर जो थे, उन्होंने बात की थी कि ये जो भी युद्ध हैं ये सब ख़त्म होने जा रहे हैं और अब दुनिया में कोई समस्या नहीं रह गई है, और ऐसे में सब लोग जो है अपना जो डिफेंस बजट है उसको कम करेंगे और डिफेंस बजट को जीडीपी के परसेंटेज में कम करेंगे। कि पहले जैसे कि 4% जीडीपी उसमें खर्च होता था, किसमें,
युद्ध के हथियार बनाने में, वेपन्स बनाने में, डिफेंस पे खर्च कर रहे हैं, तो बाद में उसमें कटौती करेंगे। और ये जो कटौती होगी, इससे प्रॉस्पेरिटी आएगी और ह्यूमैनिटी का काम होगा और एगलिटेरियन सोसाइटी बनेगी, क्योंकि यहाँ बचत होगी। बचत होगी तो फिर कहाँ जाएगी? लोग प्रॉस्पर होंगे, उनके पास पैसा बढ़ेगा, वो ज़्यादा अच्छे से कंज्यूम कर पाएंगे, एजुकेशन बढ़ेगा, समझदारी बढ़ेगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो ये लगने लगा था और ये होने भी लगा था, काफ़ी हद तक होने लगा था। लेकिन अभी जो सब लोग हथियारों को कम कर रहे थे, लेकिन रशिया यूक्रेन क्राइसिस में पूरा उलट गया, सब कुछ उलट गया। रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद में पूरी दुनिया की जितनी भी सरकार हैं, सब ने अपना डिफेंस बजट बढ़ा लिया है। तो जहां डिसआर्मामेंट की बात चल रही थी और निशस्त्रीकरण जिसको कहते हैं, और सब लोग हथियार छोड़ रहे थे, शांति की तरफ जा रहे थे, एजुकेशन और प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहे थे, यानी खर्चा डाइवर्ट हो रहा था, उल्टा हो गया। अब हर सरकार जो है डिफेंस बजट बढ़ाना चाहती है, ज़्यादा से ज़्यादा हथियार खरीदना चाहती है, सबमरीन बढ़ाना चाहती है, वॉरफेयर बढ़ाना चाहती है। चाइना के पास जो परमाणु बम है, एटम बम है, वो उसको 10 गुना करना चाहता है। वो बोलता है मैं 50 से 500 करूंगा। चाइना के पास अभी भी ज़्यादा शिप्स हैं, टनेज में नहीं है, टनेज में तो टन के हिसाब से देखें तो यूएस ज़्यादा है, लेकिन नंबर ऑफ शिप्स, वॉर शिप्स, वो चाइना के पास ज़्यादा है, यूएस से भी ज़्यादा। और ये कंपटीशन है। जर्मनी और जापान दोनों विकसित इसीलिए हुए थे क्योंकि उन्होंने अपनी सेनाएं खत्म कर दी थी और डिफेंस बजट 0 कर दिया था। उन्होंने कहा हमारे यहाँ मिलिट्री होगी नहीं, हम हथियार एक भी नहीं खरीदेंगे, हमारी लोकल पुलिस होगी केवल इंटरनल मेंटेनेंस के लिए, हमको किसी से लड़ना ही नहीं है। तो आपने देखा जापान विश्व की अर्थव्यवस्था में कहाँ पहुँच गया, और जर्मनी, उन्होंने औद्योगिक विकास किया और अपने लोगों के लिए कितना अच्छा आर्थिक विकास कर लिया। बट अब वो भी वापस सोचने लगे कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि पुतिन ने सब गड़बड़ कर दिया। पुतिन ने अटैक करके सबको चिंता में डाल दिया कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए खर्चा तो करना पड़ेगा। तो एक तो कोयले में निराशा आई है, कोविड के बाद में ये भी पुतिन का बड़ा हाथ है कोयला ज़्यादा जलवाने का, क्योंकि वहाँ से सब गैस और ऑयल अगर पर्याप्त सब ढंग से होता रहता तो ट्रीटीज होती रहती, पेरिस क्लाइमेट डील जैसी चीज़ें बार बार चलती रहती और सब कुछ अच्छा अच्छा होता रहता, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता और ग्रीन क्लाइमेट वो जो फंड है वो जलवायु वित्त उसका विकास होता रहता, लोग पैसे देते रहते तो कोई झंझट नहीं होता। लेकिन सब टेंशन में है, तनाव में है। तो ऐसे में अमेरिका सोच रहा है कि, अमेरिका का सोचना सही भी होता है कि गोला बारूद ज़्यादा से ज़्यादा बनाना चाहिए, क्योंकि जब युद्ध छिड़ रहा होता है तब आप गोला बारूद इकट्ठा नहीं कर सकते। तो आर्म्स एम्यूनेशन, खास करके गोला बारूद एम्यूनेशन ज़्यादा होना चाहिए। तो दुनिया भर से आयात करो सामान, जो देता है उससे खरीद लो और ज़्यादा से ज़्यादा बना के रखो, क्योंकि कभी भी युद्ध हो सकता है, खास करके चीन के साथ, ताइवान के मुद्दे पे तनाव है, किसी भी मुद्दे पे। ऑकस पूरा बना हुआ है ऑस्ट्रेलिया, और आपको पता है ऑकस का जो निर्माण हुआ है, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और यूके, तीनों इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, तीनों एक दूसरे को सबमरीन, खास करके यूएस जो है वो सबमरीन देगा, किसको? ऑस्ट्रेलिया को। और यूके के साथ तो है नेटो को मजबूत करो। सब लोग चाहते हैं कि नेटो और ज़्यादा मजबूत हो, सब लोग फंडिंग करें, सब लोग अपनी जीडीपी का बड़ा जो हिस्सा वो उस पर खर्च करें। कुछ देशों ने मना किया, कुछ देशों ने कहा है कि हम अपना वही रखेंगे, नेटो में हैं हम लोग, लेकिन हम अपना बजट नहीं बढ़ाएंगे।
यूक्रेन को पर्याप्त सहायता मिल रही है, हथियार पे हथियार दिए जा रहे हैं। कौन दे रहा है? यूरोप के देश दे रहे हैं। तो ये तो मतलब बहुत ही खतरनाक चीज़ है। निगेटिव हो गया तो कहाँ कहाँ निगेटिव हुआ? कोयले में। अगर आपको क्लाइमेट ठीक करना है, एनवायरनमेंट ठीक करना है, तो कोयला कम से कम होना चाहिए। ऑल्टरनेट एनर्जी यानी खास करके रिन्यूएबल एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। दुनिया में शांति स्थापित करनी है, प्रॉस्पेरिटी लानी है, एजुकेशन और साइंस एंड टेक में आगे बढ़ना है, तो युद्ध नहीं होने चाहिए, युद्ध का डर भी नहीं होना चाहिए। आ गया समझ? बट यहाँ पे भी उल्टा है। डिफेंस बजट, पूरी दुनिया के सारे देश का डिफेंस बजट बढ़ गया। इजराइल और ये सब तो पहले से इंटरेस्टेड थे। सऊदी अरब ने अपना बजट बहुत बढ़ा लिया है, वो अपना करता है। इंडिया भी, बट इंडिया का जो जीडीपी का परसेंटेज है उस हिसाब से हमारा कम है। ओवरऑल पैसा ज़्यादा खर्च होता है, लेकिन जीडीपी क्योंकि बढ़ जाती है तो उसका परसेंटेज के हिसाब से वो कम लगता है। तो हमारा आधा है जीडीपी के परसेंटेज के हिसाब से, लगभग पहले से आधा हो गया, लेकिन अभी भी खर्चा ज़्यादा है। R&D में ज़्यादा होना चाहिए। तो आइए अगला जो होमवर्क है ये तो हो गया, ठीक है, 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ अगला है कि भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके बारे में, कि क्या भारत मैन्युफैक्चरिंग में कभी आगे बढ़ पाएगा। तो अभी तक का ये विकास का ये तरीका है कि जब भी कोई डेवलप्ड हुआ है, विकसित देश बना है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर से निकल करके पहले मैन्युफैक्चरिंग में जाता है और मैन्युफैक्चरिंग से फिर सर्विस सेक्टर में आता है। मैन्युफैक्चरिंग का बेस उसका बहुत बड़ा होता है, उसी को हम विकसित देश बोलते हैं। बाद में सर्विस सेक्टर। लेकिन इंडिया ने जंप कर दिया है एग्रीकल्चर से सीधा सर्विस सेक्टर में। मैन्युफैक्चरिंग हमने नहीं किया। 2-3 कारण है मैन्युफैक्चरिंग हमारे फेल होने के। एक नेहरू की नीति भी है, इंदिरा गांधी की भी है। जिस समय डेंग जॉपिंग चाइना में मैन्युफैक्चरिंग को कर रहे थे 71 में, तब हम लोग नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम लोग फेबियन सोशलिज्म को ही आगे बढ़ा रहे थे। कैपिटलिज्म को हमने डिनाई किया था और प्राइवेट सेक्टर को बहुत सारे प्रतिबंध लगा रखे थे। और गवर्नमेंट जो हमारे थे PSUs, उनकी संख्या लिमिटेड थी। जब तक हम FDI नहीं लाएंगे और जब तक हम लोगों का पैसा यूज़ नहीं करेंगे मैन्युफैक्चरिंग में, आप लार्ज स्केल पे वो सब मैन्युफैक्चरिंग नहीं करवा पाएंगे। बाद में 91 में LPG आया, यहाँ से रियल प्रोग्रेस शुरू हुई और हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ना शुरू हुए। बट उतना नहीं कर पाए क्योंकि पिछड़ गए थे। तब तक ऑलरेडी WTO बन गया और चाइना ने भी WTO ज्वाइन कर लिया और सब कुछ उलट पुलट हो गया। तो भारत को मौका ही नहीं मिला उसमें राइज करने का। बट सर्विस सेक्टर में हम लोग IT सेक्टर में खास करके बहुत ज़्यादा हुए। भारत में प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियों की ज़रूरत पड़ती है। 2 करोड़ युवा रोजगार के लायक हो जाते हैं। उसमें 50 लाख हम मान लें कि एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे या प्राइवेट सेक्टर में अपने हिसाब से नौकरी खोज लेंगे या और कुछ कर लेंगे। लेकिन 1.5 करोड़ लोगों को सरकार को नौकरी देनी पड़ेगी, तब जाकर के बात बनती है। बट सरकार 5 लाख 10 लाख से ज़्यादा लोगों को नहीं दे पाती, जो बहुत कम है। IT सेक्टर पे काफ़ी गर्व होता है भारत को, लेकिन IT सेक्टर में केवल 50 लाख लोग काम करते हैं। तो हर साल 5 लाख से ज़्यादा वैकेंसी नहीं होती। केवल 50 लाख लोगों का सेक्टर है और भारत में 50 करोड़ लोग काम करने लायक हैं। उनमें से 2 करोड़ हर साल उस क्लब में शामिल हो जाते हैं। 2 करोड़ हर साल शामिल होते हैं। तो इसका मतलब 1.5 करोड़ लोगों के लिए नौकरी का सोचना है, वो भारत सरकार नहीं सोचती है। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एजुकेशन का बजट ज़्यादा होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए, गवर्नमेंट का एलोकेशन ज़्यादा होना चाहिए, यूनिवर्सिटी की ग्रांट्स ज़्यादा होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा, खास करके स्टेम में, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट लगता है।
बट सरकार स्टेम में पैसा नहीं लगाना चाहती, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि भारत में रोजगार कभी डेवलप नहीं हो सकते। भारत की सरकार सप्लाई साइड की सरकार मानी जाती है, डिमांड साइड की नहीं है। डिमांड साइड की सरकार होती है वो लोगों की तरफ से सोचती है, कंज्यूमर की तरफ से सोचती है। कंज्यूमर की तरफ से सोचने से आप लोगों को पैसा देते हो, लोगों के हाथ में पैसा देते हो, उनको छूट देते हो। जैसे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लेके आए महिलाओं के लिए बहना, लाडली बहना योजना, उनके हाथ में पैसा आएगा तो वो जाकर के खर्च करेंगे, तब इंडस्ट्री चलेगी। भारत सरकार देती है इंडस्ट्रियलिस्ट को पैसा कि आप बनाओ, आप ज़्यादा बना दोगे तो फिर सस्ता हो जाएगा, और सस्ता हो जाएगा तो लोग खरीदेंगे, और आप लोगों को रोजगार भी दोगे। बट प्राइवेट सेक्टर ऑटोमेशन करता है, लोगों को रोजगार नहीं देता है। सरकार ने कॉरपोरेट का 140 करोड़ रुपया, 140 लाख करोड़ रुपया जो है वो माफ़ किया था उस समय में, 1.5 लाख करोड़ रुपया। तो वो जो माफ़ किया था उसका फ़ायदा उन्होंने प्रॉफिट बता दिया, बल्कि अपना कर्जा चुका दिया पुराना, जबकि ये माफ़ किया था कि आप अब नया उद्योग लगाइए ताकि लोगों को रोजगार मिले। PLIS दिया था, वो भी इसलिए दिया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, कि आप लोगों को रोजगार दीजिए। लेकिन सरकार कोई भी छूट उद्योगपतियों को देती है तो उसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करती, उनसे कुछ लिखवा के नहीं लेती। उनको लगता है कि ये ईमानदार हैं और ये लाखों लोगों को नौकरी देने वाले हैं और हम केवल इनको छूट दे दें तो लोगों का भला हो जाएगा, जबकि वो अपनी पर्सनल जो है इनकम बढ़ा लेते हैं और अपना खुद का विकास कर लेते हैं बस। ये नुकसान है। तो सरकार जो है वो केवल सप्लाई साइड को सपोर्ट करती है, मीन्स इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट करती है, कैपिटलिस्ट को सपोर्ट करती है, और उनसे अपेक्षा करती है कि ये खर्चा करेंगे तो उससे लोगों को रोजगार मिलेगा और लोगों के पास पैसा आएगा, इसलिए हम केवल इनको दे देते हैं, जबकि जिम्मेदारी दूसरी है। लोगों के पास क्या दिक्कत है? लोगों के पास सबसे ज़्यादा बड़ा बजट जो है वो खाने का बजट है। उनकी आय का बड़ा हिस्सा केवल खाने में ही चला जाता है, खाना खाने में। उसके बाद एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की, उसके बाद मेडिकल। तो ये जो एम्यूनिटीज़ हैं, एसेंशियल एम्यूनिटी, एकदम बेसिक वाली, बेसिक एम्यूनिटीज़, इन्हीं में उनका खर्चा हो जाता है। उसके बाद उसका नंबर आता है कि वो कोई एक फैंसी साइकिल वगैरह खरीदेगा, कोई स्टाइलिश कोई चीज़ खरीदेगा बच्चे के लिए ताकि बच्चा खुश रहे। ये बहुत बाद में आता है उसका नंबर, और चूंकि वो ये नहीं खरीदता इसलिए जो साइकिल बनाने वाली इंडस्ट्री है वो नई एक और यूनिट जो बनाना चाहता है, जहाँ रोज़ 1000 साइकिल 2000 साइकिल और बनेगी, जिसमें वो और लोगों को रोज़गार देना चाहता है, वो कभी नहीं खुल पाती। क्यों नहीं खुल पाती? क्योंकि ऑलरेडी साइकिल नहीं बिक रही है। तो ऑलरेडी साइकिल क्यों नहीं बिक रही? क्योंकि लोग अपने केवल खाने में खर्च कर रहे हैं। बात समझ में आ गई ना? तो वो होती डिमांड साइड की गवर्नमेंट, जो लोगों को पैसा देती है और फिर उससे डिमांड क्रिएट करवाती है। डिमांड क्रिएट होने से फिर इंडस्ट्री चलती है, उसमें एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है और उसको प्रॉफिट भी होता है इंडस्ट्रियलिस्ट को। ठीक है? तो ये एक तरीका है मदद करने का। तो सरकार को क्या करना चाहिए रोज़गार बढ़ाने के लिए, और ख़ास करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करने के लिए? चीज़ें तो बहुत सारी हो चुकी हैं, तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा R&D में, एजुकेशन में, लोगों को, एंटरप्रेन्योर को आगे बढ़ाने में। ठीक है? ये भी निराशाजनक है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी इसमें आप सलाह दे सकते हैं, सरकार को सलाह दे सकते हैं। ठीक है? तो ये एक और मुद्दा हो गया। आइए अगला देखते हैं, एडम स्मिथ की थ्योरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये भी। एडम स्मिथ क्या कहते हैं? एडम स्मिथ को हम लोग कई बार तो यूटिलिटेरियन और उसमें, लेकिन बट इगेलिटेरियन। एडम स्मिथ जिस समय में आए थे उस समय में
1700 वाला जो समय था, भारत में प्लासी वगैरह हो गया था और ये सब चीज़ें चल रही थी, तब उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में भी कहा था कि ये बिल्कुल गलत कर रही हैं, ये भी बर्बाद होगी और इंडिया भी बर्बाद होगा, क्योंकि ऐसा कर ही नहीं सकते। क्योंकि आप एक ट्रेडिंग कंपनी है, कॉमर्स कंपनी है, और आप एक चार्टर्ड कंपनी है, और आप वहाँ जाकर के रूल करने लगे हो, गवर्नमेंट चलाने लगे हो, तो ना तो आप कंपनी बचे ना आप गवर्नमेंट बचे। ये एडम स्मिथ ने कहा था उसमें। तो क्या कहना चाहता था ये स्कॉटिश व्यक्ति, ये बहुत सारी बातें बताते हैं, उनमें ये बोलते हैं, इनकी बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशंस बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, और ये बोलते हैं कि कोई भी देश जो प्रॉस्पर होता है वो सोने चांदी से और तिजोरियों में पैसे, डॉलर या ये भरने से नहीं होता। किसी के पास ज़्यादा होता है उस वजह से प्रॉस्पर नहीं होता, उस देश के लोग कितने काम के हैं, वो कितना काम करते हैं, वो कितना एक्वायर करते हैं, कितना उपार्जित करते हैं, उससे प्रॉस्पेरिटी आती है। और एक बार जब प्रॉस्पेरिटी आती है तो वो सब लोगों में आनी चाहिए, इगैलिटेरियन होना चाहिए, समतामूलक समाज होना चाहिए, कुछ लोगों में नहीं आनी चाहिए। जब सब लोग हार्डवर्क करते हैं, सब लोग स्किल्ड होते हैं, सब लोग एजुकेटेड होते हैं, सब लोग मेहनत करते हैं, तो फ्यूडलिज्म खत्म हो जाता है, सामंतवाद खत्म होता है। जब गरीबी होती है, अशिक्षा होती है, भूख होती है, लाचारी होती है, लोग बीमार होते हैं, गरीब होते हैं, कमजोर होते हैं, तब कोई न कोई एक पैसे वाला आदमी फ्यूडल लॉर्ड बन जाता है, बड़ा सामंत बन जाता है, और सब लोगों को अपने इशारे पे नचाता है। लेकिन लोग समझदार हों, शिक्षित हों, चाहे मध्यम वर्गीय हों लेकिन पैसे वाले हों, सेल्फ डिपेंडेंट हों, किसी से पैसा लेने की ज़रूरत नहीं है, उधार लेने की ज़रूरत नहीं है, कर्जा मांगने की ज़रूरत नहीं, बीमार ना रहते हों, तो डेमोक्रेसी की मांग करते हैं और सत्ता से कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ कहाँ है, ह्यूमन राइट्स कहाँ हैं, हमारे अधिकार कहाँ हैं, अधिकारों की मांग होती है। ये इगैलिटेरियन सोसाइटी में ही पॉसिबल है। एडम स्मिथ की थ्योरी समझ में आ रही ना? एडम स्मिथ जो है वो ये कहते हैं कि पैसे वाला होना ज़रूरी है और सभी का होना ज़रूरी है, एक दो का पैसे वाला होना ज़रूरी नहीं है। एक दो आदमियों के पैसे वाले होने से तो फिर जो बाकी लोग हैं सब उनके तलवे चाटने लगेंगे, एक दो आदमी के, तो फिर तो वही फ्यूडल लॉर्ड हो गया, फिर तो वो सामंत हो गया है। सामंतवाद खत्म करना है, क्योंकि उसने देखा ना ब्रिटेन को और तमाम देशों को, उस जमाने में देखा था, इसलिए उसने वेल्थ ऑफ नेशन भी नहीं लिखा, वेल्थ ऑफ नेशंस, उसको ध्यान रखिए, राष्ट्रों को लिखा है उसने, नेशंस। यानी वेल्थ किसी एक देश के पास होने से बात नहीं बनेगी, वेल्थ सारे देशों के पास होनी चाहिए। इगैलिटेरियन केवल किसी एक देश के सारे सिटीजन्स के बारे में नहीं बोल रहे हो, एडम स्मिथ सारे लोगों के बारे में बोल रहे हो, सारे कंट्री पैसे वाले हों, कोई एक होगा तो वो सबको दबाने लग जाएगा। ठीक है, बहुत जबरदस्त थ्योरी, तो उसको समझिएगा क्या कहना चाह रहे हैं। और जब ऐसा होता है तो फिर शोषण नहीं हो पाता, एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो पाता, क्योंकि लोग आवाज उठाते हैं, क्योंकि सब सेल्फ डिपेंड है, किसी को नहीं तो एक आदमी ने एक गांव में मान लीजिए 70 लोग हैं, 70 परिवार हैं, उनमें से 50 परिवारों ने किसी एक व्यक्ति से कर्जा ले रखा है। अब वो अत्याचार करने के लिए निकला तो वो तो आवाज ही नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि वो तो कर्जदार हैं उसके, वो अपना कर्जा वापस मांगने लग जाएगा। तो रियल डेमोक्रेसी अगर आपको चाहिए, सिटीजनशिप, अपने राइट्स एंजॉय करना चाहती है, ह्यूमन राइट्स चाहिए, इगैलिटेरियन सोसाइटी चाहिए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना है, पैट्रियार्की खत्म करना है, वाकई में समानता लेके आनी है, तो प्रॉस्पर होना होगा, सेल्फ डिपेंड होना होगा।
और वो मनुष्य खुद से होता, कोई सरकार नहीं कर सकती, ठीक है। और ना ही सोना चांदी तिजोरियों में भर के सरकार रख दे तो उससे हो जाएगा, उससे नहीं। उसमें स्किल्ड ह्यूमन बीइंग लगेंगे, नागरिक हैं, उनको अपनी क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी, एजुकेशन। इसलिए अंबेडकर अपने वर्ग के लोगों को बोलते थे शिक्षित बनो, सबसे पहला सूत्र यही दिया था उन्होंने, शिक्षित बनो, संगठित हो जाओ, फिर संघर्ष करो। तो ये जो सीरीज है ये एडम स्मिथ वाली है, शिक्षित बन जाओगे तो संगठित हो जाओगे, और जब ऑर्गेनाइज हो जाओगे तो गवर्नमेंट से संघर्ष कर पाओगे, फिर वो आपके हिसाब से काम करेगी, तो बात खत्म। केवल टैक्स लेने से भी बात नहीं बनती, टैक्स तो मोनार्की वाले भी लेते हैं। ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है ना, सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, तो वो आपको उससे आता है। आ गया समझ? तो एडम स्मिथ की थ्योरी बड़ी सिंपल है, लेकिन तो उनको पढ़िएगा, खास करके वेल्थ ऑफ नेशंस को आप विकिपीडिया पे सर्च करेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा, और उसकी समरी भी पढ़ लेंगे, उसका रिव्यू भी पढ़ लेंगे तो भी बहुत होगा, कम से कम कहीं पे भी लिखने में काम आएगा। बहुत ही समझदार जब लोग लिखते हैं तो उसको कोट जरूर करते हैं, ठीक है ना। एक और आज का टॉपिक हो सकता है CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, रिजर्व बैंक पे, या दुनिया के तमाम सेंट्रल बैंक्स की बात करें तो इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने भी एक आर्टिकल दिया है कि ये जो CBDC ला रहे हैं ना, डिजिटल करेंसी, ये सब फालतू है, कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि उन्होंने घोषणा तो कर दी कि हम CBDC ला रहे हैं, अब वो कारण ढूंढते फिर रहे हैं कि इसको क्यों ला रहे हैं, क्योंकि उनके पास उसका कोई समझ में नहीं आ रहा। सब लोगों ने बहुत ज़्यादा दिखा दिया और उत्साह में आवाज़ लगा दी कि हम भी ला रहे हैं, वो बोल रहा हम भी ला रहे हैं, सब लगे हुए हैं। लेकिन किसी ने जगजोर करके पूछा ला क्यों रहे हो, क्या हो गया, कहाँ ज़रूरत है? क्योंकि कैशलेस तो हो गया, जैसे अभी UPI चल रहा है हमारे यहाँ, तो UPI में कोई ट्रांजैक्शन थोड़ी होता है, कोई किसी को देता थोड़ी। आपने मुझे अगर 150 रुपये दिए तो आप मुझे हाथ में थोड़ी देते, केवल मोबाइल में मैसेज आ जाता है, तो डिजिटली जैसा ही है। दूसरी चीज़ है कि कैश रिजर्व रेशो होता है, या SLR होता है, या खास करके CRR होता है। तो रिजर्व बैंक में ऐसा तो आपने ट्रक जाता हुआ नहीं देखा कि आज SBI में से एक ट्रक निकल करके गया, अब वो मुंबई जाएगा और RBI के हेडक्वार्टर में जाकर के इतने सारे नोट रख के आएगा। तो ये तो सब मैसेज ही होते हैं, हवा में होते हैं। इतना आपके यहाँ रख दिया हमने, ये रख दिया, माना कि, है ना, एज्यूम करना पड़ता है। सपोज वहाँ रख दिया, वो रख दिया, उसने कहा रख दिया, हाँ रख दिया। आपके पास भी मैसेज आ जाता है कि 65,000 सैलरी आज डिपॉजिट हो गई 1 तारीख है, और 65,000 सैलरी जो है आपकी आज आपके खाते में डिपॉजिट कर दी गई है, तो आपको दिखती थोड़ी है, पर आपको विश्वास हो जाता है कि हाँ है 65,000, और आप उसे खर्च भी कर सकते हो। अभी आपको 5,000 रुपये खर्च करने हैं तो तुरंत आप अमेज़ोन पे कुछ भी ऑर्डर करेंगे, 60,000 रह जाएंगे, 65 में से 5,000 खर्च हो जाएंगे। तो कैश तो इस्तेमाल नहीं हुआ, तो फिर क्या कैश का इंपॉर्टेंस खत्म हो गया? तो फिर CBDC क्या है? CBDC वही करेंसी है, रुपया। रुपया जो है आपके वॉलेट में रहेगा, बैंक वाले सुविधा देंगे, और वो डिजिटल कॉइन होगा। जितने डिजिटल कॉइन होंगे, जितने रुपए होंगे, उतने आपके बैंक में जमा है। वो तो आज भी जमा है। तो आगे जाके क्या होगा पता नहीं, कौन कौन लोग इसको विड्रॉ करेंगे, कौन क्या करेगा। बाकी इकोनॉमिस्ट मैगजीन बोलता है ये सिस्टम फेल हो जाएगा, ये ड्रामा है, क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी कैशलेस हो चुका है। और आप किसी को कैश देने से मना कर भी नहीं सकते। मान लीजिए किसी होटल में आप जाएं और 150 रुपये का एक कॉफ़ी पिए, 5 स्टार होटल है, और वो कह दे कि मैं ये नोट नहीं लूँगा, 500 का नोट नहीं लूँगा, और मुझे आप वो दीजिए डिजिटल या फ़ोन पे ही करिए, तो आप उसको जेल भिजवा सकते हैं, क्योंकि मना नहीं कर सकता, लीगल टेंडर है।
और दुनिया की कोई भी सरकार कैश को बंद कर ही नहीं सकती है, क्योंकि वो जारी रहेगा। तो फिर ये ऑल्टरनेट करेंसी, ये सक्सेस देखिए पूरी दुनिया कर रही है, अधिकांश सरकारें कर रही दुनिया की, लेकिन मैगजीन वाले ने तो साफ साफ लिख दिया कि ये ड्रामा है और ये फेल होगा। अब 2-3 साल बाद वाकई में फेल हो गया और हम कोई आर्टिकल पढ़ेंगे और आपसे डिस्कस करेंगे, तब आप बोलोगे हाँ ये तो 3 साल पहले बोला था। तो दरअसल वो तो फ्यूचर की बात करते हैं ना, फोरसाइटिंग है, इसीलिए तो इम्पोर्टेंस है उस मैगजीन का, क्योंकि वो आगे का देखते हैं, भविष्य का देखते हैं। तो दुनिया भर की जो मैगजीन्स हैं, रिसर्च मैगजीन्स हैं, दूसरी पॉलिटिकल, ये आपका दिमाग खोलती हैं। ये जो आर्टिकल लिखने वाले लोग हैं, ऑथर हैं, कॉलमनिस्ट हैं, ये आपका दिमाग खोलते हैं, क्योंकि अपनी पूरी ज़िंदगी के अनुभव के साथ उस एक पेज को लिखते हैं और फिर आपको मजबूर करते हैं। आपके लिए बहुत बढ़िया आंसर है, किसी भी डीसी का क्या होगा फ्यूचर में, आप सलाह दे सकते हैं। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, अगला 2000 के नोट अभी बंद हुए, उसके ऊपर थोड़ी सी। अब चूंकि 2000 का नोट बंद हुआ तो सरकार जो है बहुत स्पष्ट नहीं है। वो जो डिमोनेटाइजेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट था। वो डिमोनेटाइजेशन ऐसा था जिसमें 80% रुपीज़ जो है वो वापस जाने थे, यानी कि मार्केट में फ्लोट होने वाला जो कैश है 80% डिपॉजिट होना था, 80%, और इसमें 11% ओनली। अभी जो हुआ वो 10 पॉइंट कुछ है, 11% के आसपास है। 2017 में पीक आ गया था 2000 के नोट्स का। उस समय में 21% नोट जो थे, वो जो भी 21 जो भी रेंज है, वो 2000 के नोटों की थी। उसके बाद से उन्होंने, तो यहाँ मुद्दा आर्टिकल लिखने वाले ने फिर सरकार को घेरा है, खास करके आरबीआई को, सरकार को उसने साइड में कर दिया। आरबीआई से वो कहता है कि क्या है, तो आरबीआई ने स्टेटमेंट जारी किया था सॉइलेज, कि वो खराब हो जाते हैं नोट, 5 साल उनकी उम्र होती है, नोट की उम्र 5 साल होती है। आरबीआई का कहना है नोट की उम्र 5 साल होती है, उसको बोलते हैं सॉइलेज, मिट्टी में मिल जाना एक तरह से, सॉइलेज, SOILAG, सॉइलेज हो जाना। तो उनका कहना है कि 5 साल में तो वो ख़त्म ही हो जाता है। तो 2016 में हमने जो नोट छापा वो लगभग 2021 में ख़त्म हो गया। और दूसरा आरबीआई का एक और कथन है कि ये नोट यूज़ ही कौन करता है, इसको तो कोई यूज़ ही नहीं करता, तो फिर इसको रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर आपने छापा क्यों, एक चीज़। दूसरी चीज़, जब यूज़ ही नहीं करते तो फिर सॉइलेज कैसे हो जाएगा? वो तो बार बार कई लोगों के हाथ में आएगा और बहुत ज़्यादा यूज़ होगा तभी तो ख़राब होगा। दरअसल कॉन्ट्राडिक्शन है। आरबीआई जो स्टेटमेंट जारी कर रहा है उसमें दोनों में ही फंस रहा है वो। एक तरफ वो बोल रहा है 5 साल में नोट खराब हो जाते हैं, क्योंकि इतनी बार लोगों के हाथ में आते जाते हैं कि वो मिट्टी में मिल जाते हैं 5 साल में, तो इसलिए उन्हें वापस लेना ज़रूरी है, एक चीज़। दूसरी चीज़ बोलता है इसे यूज़ ही कौन करता है, किसी के पास तो देखने में ही नहीं आया और बहुत ही कम देखा हमने तो, और इसका तो यूज़ ही नहीं हुआ। तो जब यूज़ नहीं हुआ तो लोगों के हाथ में आएगा या नहीं होंगे, तो फिर तो 10 साल में ख़राब होंगे या 15 साल में होंगे, 5 साल में कैसे हो जाएंगे? आया ना समझे? तो जब भी आदमी, दरअसल क्या है कि पॉलिटिकल डिसीजन है, पॉलिटिक्स ब्लैक मनी ख़त्म करना चाहती है। खास करके चुनावों में विरोधी पार्टियों ने जो पैसा जमा करके रखा है वो 2000 के नोट में रखा है, वो चाहते हैं कि वो ख़त्म हो जाए 2024 के चुनाव से पहले। लेकिन आरबीआई ये वाली बात बोल नहीं सकता, तो उसने 2 मुद्दे निकाले कि एक तो इसको कोई यूज़ नहीं कर रहा था और दूसरा सॉइलेज हो गया है, क्योंकि हमने 2017 के बाद में कोई नोट छापा नहीं है, तो उससे पहले के नोट छपे हुए हैं, तो अब 5 साल हो गए हैं, तो अब वो मिट्टी में मिलने लायक हैं, तो इसलिए हम उन्हें बुला करके नष्ट कर देंगे। लेकिन आरबीआई और का ये जो फैसला है, ये उस 2016 के डिमोनेटाइजेशन फैसले से इस मामले में अलग है कि वो जो 500 और 1000 के नोट थे वो लीगल टेंडर नहीं रहे थे। ये 2000 का नोट सितंबर के बाद भी लीगल टेंडर रहेगा। वो बोल रहे हैं कि 2000 के नोट को हम बंद नहीं कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं, क्योंकि वो ख़राब होने वाला है। आपके पास रहेगा तो वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि 5 साल ही उसकी उम्र है। हम चाहते हैं कि जनता जमा करा दे, क्योंकि अब हम नए नोट नहीं छाप रहे हैं, तो ख़राब रख के क्या करोगे। लेकिन फिर भी अगर किसी के पास रहा तो वो उसका उपयोग कर सकेगा और उसे कोई लेने से मना नहीं कर पाएगा सितंबर के बाद भी। इसलिए ये कहना कि ये ठीक वैसा ही डिमोनेटाइजेशन है, वैसा
नहीं है। मुझे लगता है कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो दरअसल मार्केट में या टीवी पे ये जो बहस चलती रहती है उनमें ये जो मैंने बातें बताई ये सब नहीं है, ठीक है। वो बहुत ही ओछे स्तर की और आम जनता को समझने में, वोट दिलाने में, वोटिंग बिहेवियर को प्रभावित करती है। हम जो बात कर रहे हैं ये आपके राइटिंग बिहेवियर को लेकर आएगी, एग्ज़ाम में लिखने वाला है मैटर, ठीक है। तो मुझे लगता है करंट अफेयर्स का अच्छा सॉलिड होमवर्क आपको मिल गया होगा। 6-7 टॉपिक हो गए, अब इसको लिखिएगा। चलिए शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब भारत माता की, भारतीय संस्कृति की